डेट है आज 28 जनवरी 2021 और आज के करंट अफेयर के टॉपिक देखते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लास्ट में करेंगे रोज की तरह। फर्स्ट टॉपिक क्या है? क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट हुआ है अभी 2021 का, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे पढ़ेंगे। आयु संवाद क्या है इसे देखेंगे। यूएस रिस्टोर रिलेशन विद पैलेस्तीन, पैलेस्तीन के साथ यूएस ने दोबारा रिलेशन अपने स्थापित कर लिए हैं, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे सारे डिटेल में पढ़ेंगे। आईजीएन क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। एमफेक्स 21 क्या है इसे पढ़ेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अभी जारी की है, किसने जारी की है और इसमें क्या रिपोर्ट में क्या जारी करते हैं इसे देखेंगे। और अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है? क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021। ये अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है। इसको एड्रेस का मतलब संबोधन करना, संबोधित करना, मतलब स्पीच देते हैं एक तरह से। तो एड्रेस क्या है? क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 को। और ये होस्ट किसने किया है? ये समिट होस्ट किया है ये नीदरलैंड ने। समिट का मतलब एक मीटिंग ही होती है जी। और अभी क्या है, कोरोना के चक्कर में ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, सब क्या है, वर्चुअल मीटिंग। तो इसे नीदरलैंड ने होस्ट किया है। एक तरह से जो होस्ट नेशन होता है उसी कंट्री में ये समिट होता है, लेकिन अभी वर्चुअली हुआ है, तो इसलिए होस्ट लेकिन नीदरलैंड ने किया है, ये माना जाएगा। ऑर्गेनाइज करना एक तरह से। समिट में क्या किया गया है? समिट में डिसीजन इसका फोकस रहा है जी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे, कि जो एग्रीकल्चर है, फार्मर जो फूड प्रोडक्शन करते हैं, जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट आए, निवेश आए। और जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं वो क्या है, क्लाइमेट के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से फूड प्रोडक्शन कर सकें, मतलब जैसा क्लाइमेट है जहाँ पे ऐसी ही क्रॉप ग्रो कर सकें, ये फोकस इसमें रहा है। और समिट के दौरान इंडिया ने क्या है, अपना टारगेट रखा है कि 2030 तक, 2030 तक जो इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट, मतलब 450 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करनी है इंडिया को 2030 तक। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा। ये क्या होती है रिन्यूएबल एनर्जी? जैसे सोलर एनर्जी हो गई जी, विंड एनर्जी होगी, मतलब सूर्य से जो एनर्जी बनती है, बिजली बनती है, विंड से बनती है, जिनमें क्या है कि पॉल्यूशन नहीं होता, कार्बन इमिशन नहीं होता। नेक्स्ट इसमें क्या डिस्कस किया गया है, ये एलईडी लाइट है जो उनको प्रमोट करना, जो घरों में एलईडी लाइट यूज़ होती है जी वही, या और जगह पे कंपनियों में, फैक्ट्री पे, कहीं पे भी, रोड्स पे। इससे क्या होगा, ये क्या है, 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को प्रति ईयर क्या है, बचाएंगी। मतलब जो कार्बन इमिशन होता है और लाइट से, कैसे कि जैसे मान लो जो बल्ब होता है जी, बल्ब वो 100 वाट का होता है, तो वो ज़्यादा एनर्जी लेगा ना, ज़्यादा एनर्जी लेगा तो बिजली भी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, पावर, और पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो कार्बन इमिशन होगा। थर्मल पावर, जैसे हमारे कंट्री में थर्मल पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो अगर एलईडी लाइट यूज़ होगी तो क्या है, जो एनर्जी कम कंज्यूम होगी। मतलब ये क्या है, ये जैसे बल्ब 100 वाट का होता है, ये 12 वाट, 10 वाट, 5 वाट, 20 वाट इतने के होते हैं, और क्या है उससे कम से कम 10 टाइम ज़्यादा रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं एलईडी लाइट्स। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम होगा। और इंडिया क्या है, 2030 तक, 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर कर लेगा, ऐसा टारगेट रखा है। मतलब डिग्रेडेड लैंड कौन सी होती है, जैसे बंजर भूमि हो जाती है ना, उसको दोबारा से क्या है, फर्टाइल बनाना, कि वो उस लैंड पे कुछ उगाया जा सके, क्रॉप वगैरह, फसल वगैरह। तो जो डिग्रेडेड लैंड होगी उसको रिस्टोर करेगा इंडिया 2030 तक। 26 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट है। और जो क्लीन कुकिंग फ्यूल है, मतलब कि जैसे गैस वगैरह से, जो किचन वगैरह है उसमें क्या है, खाना पकाने के लिए गैस वगैरह यूज हो, लकड़ी का ना हो, क्योंकि उससे भी क्या है, कार्बन इमिशन होता है ना, धुआं होता है, ईंधन होता है, पॉल्यूशन होता है, तो इसको भी कम करना, ये टारगेट रखे हैं इसमें। इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, आयुष संवाद। आयुष संवाद हुआ है जी अभी, ये लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम है, मतलब एक अभियान है जी आयुष संवाद। इसके आयुष संवाद का मतलब क्या है, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरा स्वास्थ्य मेरा उत्तरदायित्व। ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, एक अभियान है,
जो कि आयुर्वेद और कोविड-19 पैंडेमिक पे आधारित है। इसको मतलब आधार बना के लॉन्च किया गया है, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और किसने किया है ये ऑर्गेनाइज? जो आयुर्वेद संवाद है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ मिलके किया है। और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इन दोनों ने मिलके एक कैंपेन अभियान चलाया है। इसमें क्या होगा, 5 लाख लेक्चर से ज़्यादा इसमें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पूरे नेशन वाइड, मतलब पूरे अक्रॉस द कंट्री। जिसमें क्या है, जो आयुर्वेद फिजिशियन होते हैं ना, वो क्या है, इंडिया के लिए लेक्चर ऑर्गेनाइज करेंगे 5 लाख से ज़्यादा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका टारगेट एम क्या है मेन, मतलब लोगों में क्या है ना, कॉमन पीपल में अवेयरनेस क्रिएट करना है, कि जागरूक करना है लोगों को। किसके बारे में? आयुर्वेद को कोविड-19 की पैंडेमिक के दौरान कैसे यूज किया जा सकता है। तो जनरली क्या है कि आयुर्वेद के बारे में लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है, बस ये तो याद रखना है इसमें। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा यूएस रिस्टोर रिलेशन विद पैलेस्तीन। अभी क्या है, यूएस से में नए राष्ट्रपति बने प्रेसिडेंट जो बिडेन। उन्होंने पैलेस्तीन के साथ अपने रिलेशन रिस्टोर कर लिए, मतलब दोबारा से स्टार्ट कर लिए हैं। पहले उससे पहले ट्रंप ने क्या है, रिलेशन ख़त्म कर दिए थे पैलेस्तीन ने, क्योंकि इसराइल क्या है, यूएस का फ्रेंड है। इसराइल कंट्री आपको पता होगा। और इसराइल क्या है, और पैलेस्तीन और इसराइल में क्या है, वॉर चलता रहता है दोनों में। तो इसलिए क्या है, यूएस ने रिलेशन इससे अपना रिलेशन, कुछ सारे रिलेशन का एंड कर दिया था। लेकिन दोबारा से क्या है, यूएस के जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने दोबारा रिस्टोर कर लिया रिलेशन। तो ये पैलेस्तीन है कहाँ पे, ये देख लो एक बार आप। ये जी आपका ये है वेस्टर्न एशिया का मैप। ये सीरिया, ये जॉर्डन, ये इजराइल है आपका। और ये जो ऑरेंज में दिखाई दे रहा है, ये पैलेस्तीन है। ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये पार्ट मानता पैलेस्तीन अपना। ये अभी लेकिन जो वेस्ट बैंक है, किसके कब्जे में? इसराइल के कब्जे में है। ये 1961-67 में क्या है, एक वॉर हुआ था, 6 डे वॉर बोलते हैं। जॉर्डन से उसने वेस्ट बैंक छीन लिया था, और इजिप्ट से ये गाजा स्ट्रिप इसने कैप्चर कर ली थी। लेकिन इन दोनों में पैलेस्तीनियन कम्युनिटी रहती है, फ़िलिस्तीन लोग रहते हैं, और वो अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। और यूनाइटेड नेशन ने भी क्या है, इसे रिकॉग्नाइज कर दिया, अलग कंट्री, अलग स्टेट पैलेस्तीन को। और भी सारी बहुत सारी एंटिटीज़ ने, ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन इसराइल क्या है, इसे कंट्री नहीं मानती। तो यूएस ने क्या अभी रिलेशन इससे रिस्टोर किए हैं। तो क्या क्या इसमें है, ये पढ़ते हैं न्यूज़। जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेटर है उसने अनाउंस किया है कि जो पैलेस्तीनियन है उनके साथ दोबारा रिस्टोर किए जाएंगे रिलेशन। और जो पैलेस्तीन रिफ्यूजी हैं जो वहाँ पे रहते हैं वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में, उनको क्या है, सहायता दी जाएगी। पहले ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या है, कट ऑफ कर दिए थे सारे रिलेशन, और उसके बाद अब दोबारा रिस्टोर किए हैं। और पैलेस्तीन को क्या है, ये भी बता चुका हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज करता है एज ए स्टेट, मतलब अलग कंट्री। और भी सारी एंटिटीज हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन वो भी करती हैं। जो ये पैलेस्तीन है वो क्या है, ये एक सॉवरेन स्टेट समझता है अपने आप को, अलग देश क्लेम करता है वेस्ट बैंक पे और गाजा स्ट्रिप पे। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है कि बॉर्डरिंग इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे लगता है इसका, वेस्ट बैंक पे। और गाजा स्ट्रिप पे इसराइल और इजिप्ट का। ये देखो यहाँ पे आपने नहीं ध्यान दिया तो ये देखो, ये गाजा स्ट्रिप क्या है, इसराइल और इजिप्ट के बीच में बॉर्डर करता है। वेस्ट बैंक इसराइल और जॉर्डन के बीच में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या है इसमें कि जो 1948 में वार हुआ था इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के बीच में। तो क्या है, 1948 में जो वेस्ट बैंक है ये क्या है, जॉर्डन ने ले लिया था, कैप्चर कर लिया था। और जो गाजा स्ट्रिप इजिप्ट ने। लेकिन 1967 में क्या है, 6 डे वॉर हुआ, फिर इसराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया और इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप ले ली। और एक गोलन हाइट है वहाँ पे, सीरिया से गोलन हाइट को ले लिया। देखो इस मैप पे देखो आप, ये देखो ये गोलन हाइट है, ये भी इसराइल के कब्जे में, सीरिया से कैप्चर कर लिया, वेस्ट बैंक जॉर्डन से, और इसराइल से गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप है। तो इतना ही था इसमें न्यूज़ में। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है आईजीएन। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क। इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, उसने क्या कहा है
कि 13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब ये आइजेंस शुरुआत हुआ था, इसकी शुरू हुई थी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क का जब स्टार्ट हुआ था, ये 13 साल हो चुके हैं। लेकिन क्या है, तब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है जो, वो क्या है, इफ़ेक्टिव नहीं रही है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को स्थापित कर सके। मतलब यूएनएससी अनेबल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को एस्टेब्लिश कर सके। तो ये फाइंडिंग की है इसने। और ये ग्रुप क्या है, इस ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क है, ये ग्रुप है बहुत सारे नेशन स्टेट का, कंट्रीज़ का। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक ग्रुप बनाती हैं इसमें। और क्या ग्रुप है देखो, इस ग्रुप में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। इस ग्रुप में एक तो अफ्रीकन यूनियन, जी4 नेशन किसको बोला जाता है, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, इन नेशन को बोला जाता है जी4 नेशन। और एक यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, और L69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, अरब लीग और कैरेबियन कम्युनिटी, कैरीकॉम भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये सारे ग्रुप मिल के बनाते हैं, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाते हैं आईजीएन। इन सबको मिला के बोलते हैं आईजीएन, इंटर गवर्नमेंटल ये फ्रेमवर्क है जो नेगोशिएशन फ्रेमवर्क। और जो ये ग्रुप हैं, ये क्या चाहते हैं, सारे ग्रुप ये चाहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म हो। रिफॉर्म जैसे अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी में, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। क्योंकि आपको ये तो पता ही है ना, यूएन है जो यूनाइटेड नेशन, वो 1945 में बना था। उसके 6 ऑर्गन हैं और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। 6 ऑर्गन में एक यूएनएससी भी एक ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये ओनली संस्था है जो बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास करती है, कि बाध्यकारी एक बार पास कर दिए सारे कंट्रीज़ को मानना होता है। तो ये क्या है, इसके यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अभी इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है 8वीं बार, 2021 से शुरू हो गया। उसका कार्यकाल 2 साल के लिए। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए बनते हैं, 10 मेंबर। और क्या है, एक बार में 5 मेंबर चुने जाते हैं और 10 मेंबर क्या है, नॉन परमानेंट होते हैं। और जो परमानेंट मेंबर है वो सिर्फ 5 हैं। उनमें कौन कौन से हैं, यूएस है आपका, चाइना, रसिया है, और कौन सा है, यूके, फ्रांस। ये 5 कंट्री हैं जी जो परमानेंट मेंबर हैं। तो ये ग्रुप चाहता है इसमें रिफॉर्म हो, जो परमानेंट मेंबर है उन्हें बढ़ाया जाए और नॉन परमानेंट मेंबर है इनको भी इंक्रीज किया जाए, इनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। तो ये डिमांड करते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं इसमें। तो यही सब कुछ दिया है इसमें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या है जी, एम्फेक्स 21। ये क्या है, एक एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज है, एम्फीबियस एक्सरसाइज है। एम्फीबियस का क्या मतलब है, एम्फीबियस का मतलब है जी जो लैंड और वाटर दोनों में एक्सरसाइज हो, लैंड और वाटर। एम्फीबियस का मतलब ये है। एम्फीबियस एनिमल्स भी होते हैं कुछ जो क्या है, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी क्या है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो लैंड और वाटर दोनों में होगी, जिसका नाम है एम्फेक्स 21। इसलिए क्योंकि 2021 में हुई है, 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हुई थी। ये अंडमान निकोबार आइलैंड में हुई थी। ट्राई सर्विस कौन सी है, अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर ये एक्सरसाइज की है। ये देखो, नवल, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर की है। इसका टारगेट क्या है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मतलब वहाँ पे सेफ गार्ड करना, उसको वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और क्या है, जो तीनों सर्विस हैं, ट्राई सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें क्या है, ऑपरेशनल सिनर्जी को इन्हेंस करना, बढ़ावा देना, उन एक दूसरे में कोऑपरेशन हो सके, कि इनमें क्या है, सिनर्जी बढ़ाई जा सके। दूसरा, इनकी जो वार फाइटिंग कैपेबिलिटी है, जॉइंट वार फाइटिंग कैपेबिलिटी, मतलब तीनों सेनाओं की जो हमारी हैं, इनको साथ में इनकी कैपेबिलिटी बढ़ाना, कि साथ में मिलकर लड़ सकें, किसी मतलब वार कर सकें तीनों सर्विस के बीच में। ये क्या है, सिनर्जी बढ़ाना एक तरह से। और इस एक्सरसाइज में क्या है, बहुत सारे ये मैरी टाइम ऑपरेशंस हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। और क्या है, सर्विलियंस प्लेटफॉर्म है, मतलब निगरानी की जाती है, और मैरी टाइम एयर स्ट्राइक्स वगैरह एग्जीक्यूट की जाती हैं इस सर्विस में। और जो इससे पहले हमने अपने करंट अफेयर में पढ़ा था, एक्स कवच, ये मतलब कि एक्सरसाइज कवच भी हुई थी तीनों सेनाओं और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में, वो भी इसी का पार्ट है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में हुई थी। ये भी क्या है, एम्फेक्स 21 का पार्ट है, एक्स कवच, याद रखना आपको। इसमें यही दिया जी, बस तीनों एक्सर जो हैं सर्विलेंस वगैरह के लिए, जॉइंट इंटेलिजेंस वगैरह की देखती हैं, इसमें निगरानी वगैरह, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जा सके, मेरी टाइम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जा सके, तीनों सेनाएं क्या है, एक्सरसाइज करती हैं। बस इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है,
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये अभी रिपोर्ट होती है जी एक, जो आईएमएफ रिलीज़ करता है इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये कई बार पूछ लिया, बहुत सारे एग्जाम में, यूपीएससी ने भी पूछी हुई है, और क्या है आपके बहुत सारे जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी, और आईबी वगैरह, ईपीएफओ सब में पूछा हुआ है इसे, और आगे भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसे रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को। तो ये इसने अभी रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है जो इंडिया की जीडीपी है वो क्या है 11.5% तक ग्रो करेगी, जो ये फाइनेंशियल ईयर चलने वाला है 2021 का 22 से, मतलब 2021 से 22 तक जो फाइनेंशियल ईयर चलता है ना इंडिया का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो ये 11.5% तक जीडीपी ग्रो कर सकती है इंडिया की, ये अनुमान लगाया इस आईएमएफ ने। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है, वो कितना ग्रो करेगी? वो 2021 में 5.5% तक ग्रो करेगी, और 4.2% 2022 में ग्रो करेगी। अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ये क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये वर्ल्ड बैंक के साथ सेटअप की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या है कि पूरी जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी, वो डिस्ट्रॉय कर गई थी। उसको दोबारा से क्या है रीस्टोर की जा सके, इकोनॉमी को दोबारा से ग्रो किया जा सके, ग्रोथ की जा सके, इसलिए दोनों ये संस्था ये सेटअप की गई थी। और क्या है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड में, ये यूएस में, अमेरिका में एक जगह है जी ब्रेटन वुड, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। तो इसको, इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को ब्रेटन वुड सिस्टर भी बोला जाता है, मतलब ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है दोनों को, जुड़वा। और ये 1945 में क्रिएट की गई थी आईएमएफ। इसके 189 कंट्रीज़ मेंबर हैं, और इंडिया ने भी ज्वाइन किया था इसको 27 दिसंबर 1945 में ही। तो इंडिया भी इसका मेंबर है आईएमएफ का। और जब 1991 के दौरान हमारे देश में क्राइसिस आया था ना, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था, मतलब कि डॉलर नहीं बचा था, विदेशी पैसा भंडार कि हम इंपोर्ट कर सकें, आयात कर सकें दूसरी कंट्री से, तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जो 15 दिन के लिए भी नहीं था, अगले 15 दिन के लिए। तो क्राइसिस आ गया था इंडिया में भी। तब क्या है, आईएमएफ से ही लोन लिया था। ये क्या है, कंट्रीज़ को लोन देता है, क्राइसिस आ जाता है जब, तो क्राइसिस से, संकट से निकालने के लिए कंट्रीज़ को लोन देता है आईएमएफ कंट्रीज़ को। इसका मेन पर्पज़ यही है, आईएमएफ का मेन पर्पज़ क्या है कि टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है स्टेबिलिटी बनाए रखना, और कोई इकोनॉमी क्या है क्रैश ना करे, डूब ना जाए, उसे बचाए रखना है। कंट्रीज़ को एक तरह से डेवलप करने के लिए ये काम करती है। दूसरा क्या है कि ये क्या है, जो सारे ऑल मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज़ हैं सबको इंक्लूड करती है। जो ये फंड जो मैंडेट करता है, मतलब आईएमएफ जो फंड प्रोवाइड करती है सारी मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सेक्टर इशू को ग्लोबल लेवल पे, ताकि ग्लोबल स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सके। तो ये इंश्योर करती है ये। इस ये कौन सी और भी रिपोर्ट जारी करती है, क्या नाम है उसका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक जारी करती है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट करती है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये है, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसकी दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं। और एक चीज़ और है जिसमें आईएमएफ की, आपने एसडीआर पढ़ा होगा। एसडीआर क्या है, देखो जैसे मान लो आरबीआई है, आरबीआई को क्या है, अगर मान लो इस ईयर में पैसा छापना है, नोट छापने हैं, करेंसी मतलब नई करेंसी जारी करनी है, तो आरबीआई को क्या क्या रखना पड़ता है अपने पास, गोल्ड रखना पड़ता है, प्लस क्या रखना पड़ता है, फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती हैं, जैसे डॉलर हो गया कुछ, या कोई और करेंसी, फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती हैं ये। और प्लस क्या रखना पड़ता है, एसडीआर रखना पड़ता है। ये क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है इसकी फुल फॉर्म। और क्या रखना पड़ता है आरबीआई को, गोल्ड ट्रांसे या रिवर्स ट्रांसे भी बोलते हैं इस गोल्ड ट्रांसे को। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने 2020 में, प्री में, आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर। तो गोल्ड ट्रांसे, या फिर इसे बोलते हैं ये TRANCHE गोल्ड ट्रांसे, या फिर रिवर्स ट्रांसे भी बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसे। ये ट्रांसे की स्पेलिंग वही है TRANCHE, तो रिवर्स ट्रांसे भी बोलते हैं। तो अगर इंडिया को करेंसी जारी करनी है तो ये चार चीज़ें रखनी होती हैं उसको। तो एसडीआर क्या है, ये एसडीआर यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ है, मतलब जो आईएमएफ का अकाउंट है
उसकी एक यूनिट है। ये कोई करेंसी नहीं है, याद रखना, आईएमएफ की कोई करेंसी नहीं है, ये कोई भी मुद्रा नहीं है। जैसे मान लो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है ना, ऐसे ही कोई आईएमएफ की करेंसी नहीं है और ना ही कोई क्लेम है। लेकिन क्या है, जैसे मान लो जितना भी आईएमएफ के पास क्या है, पैसा है, जितना भी फंड है उसके अकाउंट में, उसको क्या है, एक यूनिट की तरह डिफाइन करती है। मतलब एसडीआर दे दिया, मान लो $100 के पे डिफाइन कर दिया कि एक एसडीआर, तो एक यूनिट है, एक अकाउंट को डिफाइन करती है कितने एसडीआर हैं। तो ये क्या है, ऐसी क्या है, जो कंट्रीज़ होती हैं जैसे आरबीआई को रखने होते हैं एसडीआर, कि उसका मतलब है कि उस पर इतना कोई पैसा होगा। और एसडीआर की यूनिट कैसे डिफाइन की जाती है, एक यूनिट इसकी 5 करेंसी पे डिफाइन की जाती है, 5 देशों की मुद्रा पे मिला के इसकी डिफाइन की जाती है एसडीआर। कौन कौन सी है वो 5 करेंसी? एक तो जी यूएस डॉलर है जिस पे एसडीआर डिफाइन होता है। दूसरी कौन सी है? एक यूरो है। यूरो क्या है, मतलब यूरोपियन यूनियन है उसकी करेंसी है यूरो। और एक है जी आपका जापानीज येन, जापान की करेंसी है जी येन। और फोर्थ कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग है जी। पाउंड स्टर्लिंग कहाँ की है? ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और पांचवी करेंसी कौन है जी? पांचवी करेंसी है जी अपना पड़ोसी चाइना। चाइनीज़ करेंसी कौन सी? रेन मिनवी या युआन भी बोलते हैं इसको, रेन मिनवी, रेनमिनबी या युआन भी बोलते हैं चाइना की करेंसी को। तो ये 5 करेंसी को पे बेस्ड इसकी जो क्या है वैल्यू डिफाइन होती है एसडीआर की, स्पेशल ड्राइंग राइट की। और ये गोल्ड ट्रांस से क्या है, गोल्ड ट्रांस से या फिर रिवर्स ट्रांस से भी बोलते हैं इसको। ये भी क्या है कि आईएमएफ का एक क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, ये याद रखना आपको, मतलब पैसा से रिलेटेड है, क्रेडिट सिस्टम है गोल्ड ट्रांस से भी। तो ये चीज़ आईएमएफ के बारे में याद रखनी है आपको, कभी भी इसके बारे में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये भी याद होना चाहिए, आईएमएफ 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के साथ ही, जब वर्ल्ड बैंक भी इसी साल में एस्टेब्लिश हुआ था। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्ट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है जी, इन्वेस्ट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, अंकटाड रिलीज़ करता है इसे। तो अभी रिलीज़ किया अंकटाड ने। अंकटाड क्या है, सारी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में भी, बस अभी फुल फॉर्म जान लो। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एक यूनाइटेड नेशन है जो आपका, मैंने अभी बताया आपको ऊपर ही, कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है ये जो रिपोर्ट जारी करती है अंकटाड इन्वेस्टमेंट पे। तो इसकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 2020 में, ये एफडीआई क्या है, शॉर्टकट में बोलते हैं इसे एफडीआई। एफडीआई भी डिटेल में पढ़ेंगे जी, अभी बस एफडीआई ये समझ लो, जो विदेश से पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंट्री में, मान लो इंडिया में निवेश कर रहा है कोई, तो उसे एफडीआई बोलते हैं। तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, चिंता मत करो। अभी बस रिपोर्ट में क्या कहा है अंकटाड ने वो पढ़ते हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा है अंकटाड ने कि जो ग्लोबल एफडीआई है, पूरे वर्ल्ड में एफडीआई है, वो 2020 में 2020 में 42% तक कोलैप्स्ड कर गई है, मतलब कि रिड्यूस हो गई है। जो कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है लगभग कितनी पहुंच गई है, $859 बिलियन यूएसडी। यूएसडी का मतलब है जी यूएस डॉलर, मतलब अमेरिका के डॉलर में वैल्यू लगाई जाए तो $859 बिलियन तक बस रह गई है। जो कि 2019 में कितनी थी एफडीआई पूरे ग्लोबल लेवल पे, 1.5 ट्रिलियन यूएसडी, मतलब यूएस डॉलर के बराबर थी। और इसमें क्या कहा है कि जो 1990s में ऐसा डिक्लाइन देखने को मिला था जब क्राइसिस आया था ना 1990 में, तो ऐसा क्राइसिस तब देखने को मिला था, इतनी लो एफडीआई। और जो 2008 और 9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे भी ये 30% ज़्यादा है, 30% ज़्यादा रिड्यूस देखने को मिला है एफडीआई में। एफडीआई के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इंडिया चाइना के बारे में क्या कहा है इस रिपोर्ट में ये देखते हैं। देखो ग्लोबल लेवल पे तो क्या है, इसने कहा है कि रिड्यूस देखने को मिला 42%, लेकिन इंडिया में क्या है 30% राइज देखने को मिला है। और चाइना में भी क्या है, एफडीआई 4% राइज हुई है, मतलब बढ़ी है। एफडीआई का इन्फ्लो है जो हमारे देश में, एफडीआई जो आई ये है फॉरेन, जो मतलब ये मान लो एक तरह से, आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे एफडीआई क्या है, विदेश से पैसा आता है जो हमारी कंट्री में, उसे कहते हैं। या हमारी कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में जाएगा, मान लो हमारी कंट्री से नेपाल में जाएगा, ठीक है, या नेपाल मत मानो आप, कोई और कंट्री मान लो बांग्लादेश में जाएगा इंडिया से, तो बांग्लादेश के लिए इंडिया का जो पैसा जाएगा बांग्लादेश के लिए एफडीआई हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बांग्लादेश के लिए तो इंडिया विदेश है ना, फॉरेन है, तो वो इसके लिए हो जाएगा। इंडिया में जो पैसा बाहर देश से आएगा वो एफडीआई हमारे लिए हो जाएगा। तो इंडिया में क्या है 30% राइज हुआ है ईयर टू ईयर, और चाइना में कितना हुआ है 4% ये राइज देखने को मिला है। और जो ये
एब्सोल्यूट टर्म में देखें चाइना में सबसे ज़्यादा आई है, 4% भी राइज देखने को मिला है ना। भले ही इंडिया में 13% राइज हुआ, 13%, लेकिन चाइना में फिर भी ज़्यादा है। एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो इसमें कितना है, $163 बिलियन चाइना में एफडीआई है, और इंडिया में कितना है, $57 बिलियन। ये 13% होने के बावजूद ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो 13% तो इंडिया की जितना पहले था उसमें देखने को मिला है ना इंक्रीज, समझे। जैसे मान लो 50% था, इसमें 13%, मान लो 30% इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखें जितना चाइना का तो ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा था, तो समझ गए ना आप। तो अब एडवांस इकोनॉमीज में क्या है कि जो यूके, इटली वगैरह, इनमें सब में क्या है, डिक्लाइन देखने को मिला है एफडीआई में, एफडीआई इनफ्लोज में। रशिया में भी, जर्मनी, ब्राज़ील, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सब में कितने % डिक्लाइन देखने को मिला, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लगा लो कि जो एडवांस्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड कंट्री, उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है एफडीआई का, इनफ्लोज का। और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, मतलब कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या है, एफडीआई 72% तक आया है 2020 में। जितना भी एफडीआई वर्ल्ड वाइड आया है 72% तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आया है, जो कि एक हाईएस्ट रिकॉर्ड देखने को मिला है। और क्या है इसमें कि एफडीआई जो 2020 में कितना अट्रैक्ट हुआ है 2020 में एशियन नेशन में। एशियन नेशन का मतलब है जी जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, उसमें जितनी कंट्री आती हैं उनको बोलते हैं एशियन नेशन। उसमें 2020 में जो एफडीआई आई है वो $476 बिलियन आई है, $476 बिलियन। और क्या है जी इसमें, अब जो फंड का प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे कोविड-19 की वजह से, क्या है 2021 में वो क्या है, डिक्रीज़ हो सकता है। और जो भी एफडीआई है 2021 में डिक्रीज़ हो सकती है कोविड-19 की वजह से, ये प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है। और रीज़न क्या है जी, एफडीआई इंडिया में बढ़ी है, इसके रीज़न क्या है कि और कंट्रीज़ में घटी है, इंडिया में क्यों बढ़ी है, क्या रीज़न है? इंडिया में इसलिए इन्फ्लो आया जी एफडीआई का, डिजिटल सेक्टर में आया है। और डिजिटल सेक्टर में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन, मतलब लगभग दूसरे नंबर पे तो ये मान लो कि हमारी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल यूज़र हैं एक तो, मतलब मोबाइल यूज़र, इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारी कंट्री में बहुत लार्ज स्केल पे, ये मान लो बहुत बड़े स्केल पे है। और जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ होती हैं, तो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, उन्हें मार्केट मिली कि उन्होंने क्या है, डिजिटल सेक्टर में इन्वेस्ट किया, तो इस वजह से आया। एक तो डिजिटल सेक्टर आपको देखना है कि ये रीज़न था आने का। दूसरा क्या है, इंडिया ने कुछ मेजर्स लिए थे एफडीआई को इंक्रीज़ करने के लिए। क्या? एक तो जी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंडिया ने क्या है, लॉन्च की थी। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है ना, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी इंडिया ने। दूसरा 2019 में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफडीआई पॉलिसी थी 2017 की, 2017 की एफडीआई पॉलिसी थी, उसमें अमेंड किया, सुधार किया, संशोधन किया 2019 में, जिसमें क्या कहा कि जो माइनिंग, कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ है ना, जो कोयला की खदानों में जो माइनिंग होती है ना जी, कोल माइनिंग एक्टिविटीज़, उनमें 100% तक एफडीआई अलाउ कर दिया ऑटोमेटिक रूट से इंडिया ने 2019 में। तो ये भी स्टेप लिया इंडिया ने। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी ऑटोमेटिक रूट से इंडिया ने 100% क्या एफडीआई अलाउ कर दिया 2019 में। और जी ये ऑटोमेटिक रूट क्या है, गवर्नमेंट रूट क्या है, सब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे जब हम एफडीआई पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। पहले इतना जान लो कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्म मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या है, 100% तक ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई के अलाउ कर दिया इंडिया ने। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, ये होती है जी, मान लो ये दो कंपनी है, ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है। अगर ए कंपनी बोले कि बी से कि मान लो ये क्या है, ये कुकर बनाती है, कुकर मान लो आप, कुकर मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसके पास डिमांड बहुत आ रही है कुकर की, कि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड बढ़ गई, भाई कुकर चाहिए हमें ए कंपनी का ही। अब ये क्या है, बी कंपनी से बोलेगी कि भाई तुम मेरे लिए मैन्युफैक्चर कर दो, बना दो कुकर, लेकिन उस पर जो टैग है, लेबल है ना, वो ए कंपनी का ही लगेगा कि ये इसके लिए मैन्युफैक्चर कर रही है बी। बस जो ए कंपनी के लिए बी कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर कर रही है ए कंपनी के लिए, तो उस पर टैग लगेगा ए कंपनी का ही, वो कुकर माना जाएगा ए कंपनी का ही। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय वन फर्म अंडर द लेवल और ब्रांड ऑफ अनदर फर्म। समझ आया?
तो और क्या स्टेप लिया इंडिया ने, और लिया जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ये एक पोर्टल बनाया जी, किस लिए, ताकि जो ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेरेंस हो सके, कि कोई मान लो एफडीआई में इन्वेस्ट करना चाहता है, एफडीआई लेके आना चाहता है इंडिया में, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर रजिस्टर कर सके और एफडीआई आ सकती है इंडिया में ऑटोमेटिक रूप से। क्या है, इसे कौन एडमिनिस्टर करता है इसको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल को। ये एक वेबसाइट है जी इंटरनेट पे, बस ये मान लो आप पोर्टल। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, मतलब चलाता कौन है, देखभाल कौन करता है, किसके अंडर में काम करता है ये पोर्टल। ये करता है जी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में तो पता ही रहना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। अब एफडीआई के बारे में पढ़ते थे, ये तो रिपोर्ट के बारे में पूरी न्यूज़ होगी। एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो जी, अगर कोई 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, एफडीआई माना जाता है उसे। 10% से ज़्यादा कैसे, मान लो ये इंडिया है जी, इंडिया में ये इंडिया है, इंडिया में ये कंपनी ए है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका टोटल जो कंपनी की वैल्यू है वो 1000 रुपये है। अगर कोई बाहर की कंपनी आई, बी कंपनी, और इस कंपनी में निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी, और उसका जो शेयर है खरीद लिया इसने, मान लो 10% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा खरीद लिया इसका शेयर, तो क्या इसे एफडीआई बोला जाएगा। 10% से ज़्यादा मतलब जैसे 1000 रुपये की वैल्यू है इसकी, तो 10% का मतलब है 100 में से 10, और 1000 में से कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 से ज़्यादा अगर शेयर खरीद लिया, मतलब मान लो 101 रुपये का शेयर खरीद लिया, अगर टोटल 1000 रुपये की कंट्री मतलब कंपनी है ये, तो क्या है, इसे एफडीआई बोलेंगे बी कंपनी को, कि हमारे देश में एफडीआई आई है। अगर 10% से नीचे है शेयर खरीदती है तो क्या है, अगर 10% से कम इन्वेस्टमेंट है तो उसे बोलते हैं एफपीआई। एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये फ़र्क है जी, एफडीआई क्या होती है और एफपीआई भी समझा दिया आपको। तो ये इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए फर्म इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है बाहर देश से इंडिया में तो वो एफडीआई है। और ये भी है, अगर इंडिया बाहर मान लो इंडिया क्या है, जापान में करता है इन्वेस्टमेंट, तो जापान के लिए एफडीआई हो जाएगी वो इंडिया से जो आ रही है। मतलब किसी भी कंट्री में बाहर देश से आती है उसे एफडीआई बोलते हैं, निवेश करता है कोई, इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसको कैसे किया जा सकता है ये मैंने बता दिया है। ये पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआई के बारे में दिया है, जो मैंने बताया 10% से कम है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, एफडीआई की इंपॉर्टेंस ये जी, महत्व क्या है, क्या फ़ायदा क्या होता है कंट्रीज़ को। ये जी एक तो एक्सटर्नल कैपिटल मिल जाती है, बाहर से हमें रुपया मिल जाता है, इन्वेस्ट करते हैं लोग। टेक्नोलॉजी भी मिलती है, मान लो एफडीआई आएगी तो टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी। दूसरा मार्केट एक्सेस, मतलब जिस कंट्री से आ रही है उसकी मार्केट भी मिल जाती है, बाज़ार में, उसके बाज़ार में माल बेच सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। और टैक्स कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है जी, कैसे, मान लो जब ए कंपनी थी और बी कंपनी ने, बाहर की कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया, तो दोनों मिलकर टैक्स भरेंगे ना, तो टैक्स कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है, सिर्फ ए को नहीं भरना पड़ेगा। और जो एफडीआई होती हैं ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं इसमें जनरली, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है ये देखते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या है जी, हॉरिजॉन्टल ऐसी इन्वेस्टमेंट है, मान लो ये ए कंपनी है और ये किसी कंट्री में, मान लो जापान में है ये कंपनी, और ये क्या है, जापान में कार बनाती है, कार। और अगर मान लो इंडिया में आए, इंडिया में भी ये कार ही बनाए, ठीक है, अपना सेम बिजनेस, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। समझ आया, देखो यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टर एस्टेब्लिशिंग द सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सेम टाइप, जो बिजनेस उनके अपनी कंट्री में वो सेम टाइप बिजनेस अगर फॉरेन कंट्री में, विदेश में वो सेटअप करें, बनाएं, तो उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई आई है भाई। और वर्टिकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट होता है जी, मान लो इसे समझते हैं पहले, कि जापान की ए कंपनी है वो, और यहाँ मान लो जापान में कार बनाती है, और मान लो इंडिया में आके वो ऐसी कंपनी सेटअप करे जो क्या है, स्पेयर पार्ट बनाए कार के। मान लो टायर बना रही हो यहाँ पे, या रिम बना रही हो, या मान लो उसका ऊपर का सारा ढांचा बना रही हो, या फिर मान लो शीशे, मिरर बना रही हो जो कार में यूज होते हों। तो मतलब कि एक तरह से रॉ मटेरियल तैयार कर रही है अपनी जो कंपनी अपने देश में है, तो इसी को बोलते हैं वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। समझे, इसे आप रोक के पढ़ भी सकते हो, इसमें यही सब लिखा है, पॉज करके पढ़ लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है, कॉन्ग्लोमरेट टाइप। ये कॉन्ग्लोमरेट टाइप क्या है, ये कॉन्ग्लोमरेट टाइप होता है जी,
ये कॉन्ग्लोमरेट है जी। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है, मान लो जी, जो एक कंपनी आ रही है जापान से, ये कोई बिजनेस ऐसा नहीं करती कि जो उसकी कंट्री में होता हो। मान लो ये कार मैन्युफैक्चरिंग करती है और यहाँ पे आके बिस्किट की फैक्ट्री में ये निवेश कर दे, बिस्किट इंडिया में बिस्किट की फैक्ट्री में, तो ये क्या है, बिस्किट नहीं, आप मान लो दूसरा कोई और, मान लो स्टील की फैक्ट्री में कर दें, स्टील की फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो मतलब नई कंपनी होगी ना। ये बिज़नेस जो जापान में करती है ये कंपनी उस बिज़नेस में नहीं कर रही बल्कि डिफरेंट बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही है, तो इसको कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट। समझे, यहाँ पे देखो पढ़ सकते हो आप। कॉन्ग्लोमरेट टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इज़ वन वेयर ए कंपनी और इंडिविजुअल, कोई कंपनी भी है, इंडिविजुअल कोई पर्सन भी, मेक्स ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस दैट इज अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस इन दी होम कंट्री। जो उसकी होम कंट्री है, अपनी कंट्री है, उसमें जो बिजनेस उसका है उससे अनरिलेटेड है, मतलब अलग है, उससे उससे अलग बिजनेस है जिसमें इन्वेस्ट करती है वो, मान लो दूसरी कंट्री में जाके। तो इसलिए क्या उसे जॉइंट वेंचर की तरह समझा जाता है, जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश हो जाता है दोनों कंट्रियों का, क्योंकि उस कंट्री में जो बिज़नेस कर रही है एक कंपनी, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस बिज़नेस करने का, दूसरी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही है वो। अब कितने रूट होते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के एफडीआई के थ्रू, वो रूट पढ़ते हैं जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, ऑटोमेटिक। ये एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है, जो ऑटोमेटिक रूट में क्या है, इसमें जो एफडीआई आती है फॉरेन एंटिटीज़, वो ने कोई प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट से सहमति लेनी कि एक पोर्टल बनाया हुआ है, पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगी बस, कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी है उस पर। लेकिन जो गवर्नमेंट रूट है उसमें क्या है, उसमें फॉरेन एंटिटी है, जो कोई भी मान लो विदेशी यहाँ पे एफडीआई लाना चाहेगा, इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो उसे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये फ़र्क होता है जी ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट में। अब यूनाइटेड नेशन की और भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं, वो भी देखेंगे हम। और मतलब यूनाइटेड नेशन की जो ये ब्रांच है ना, एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंगटाड, इसकी और भी बहुत सारी रिपोर्ट है, और क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं अब अंगटाड के बारे में। अंगटाड की फुल फॉर्म आप देख लो, यही यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये 1964 में बनी थी, और ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एक यूएन की एजेंसी है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है जी कि गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती है, ये नॉन गवर्नमेंट नहीं है, ये याद रखना आपको, कि गैर सरकारी संस्था या कोई और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती है इसमें। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, इसका हेड क्वार्टर है जी स्विट्जरलैंड के जेनेवा सिटी में हेड क्वार्टर है इसका। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब टारगेट क्या है, एम क्या, लक्ष्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है जी, ये प्रमोट करती है डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका इंटीग्रेशन हो सके वर्ल्ड इकोनॉमी से, उनमें भी डेवलप प्रमोट किया जा सके, विकास का प्रमोशन किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब ये और भी बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करती है, कौन कौन सी हैं, एक तो हमने ये जो पढ़ी थी, दूसरी कौन सी है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है जी इसकी। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ रिपोर्ट, और ये दो तो पूछी जा चुकी हैं कई बार, ये दोनों, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, और एक है जी कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये इतनी सारी रिपोर्ट इशू करता है, जारी करता है। तो आज का करंट अफेयर सिर्फ इतना ही था जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन करने, अगर क्वेश्चन करने तो आपको बोलो यस यस, तो करते हैं अब क्वेश्चन, ये आगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो जी, इधर सीधे हुए हैं समुद्र और इधर बॉर्डरिंग कंट्रीज, आपको बताना है कौन सी कंट्री मतलब कौन से सी के साथ बॉर्डर लगाती है, कौन सा मैच करेक्टली मैच है, ये बताना आपको, करेक्टली मैच बताना आपको कौन कौन सा है इनमें। एड्रियाटिक सी, अल्बानिया कंट्री है जो एड्रियाटिक सी है उसके साथ बॉर्डर लगाती है क्या। क्रोशिया जो कंट्री है ब्लैक सी के साथ बॉर्डर लगाती है क्या। कजाकिस्तान कैस्पियन सी के साथ लगाती है क्या। मोरक्को मेडिटेरियन सी के साथ, सीरिया रेड सी के साथ बॉर्डर कर लगता है क्या सीरिया कंट्री का। ये आपको करेक्टली मैच कौन कौन सा ये बताना है आपको। ये है जी आपके ऑप्शन, बताओ जी 1 2 4 1 3 4 2 5 1 2 3 4 5। देखो जी, हमने कैस्पियन, ब्लैक सी, रेड सी, इनके बारे में डिटेल से पढ़ा है। अगर ये तीनों भी आपने मेरे 5-2 मिनट के लेक्चर हैं जी, उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। डिस्क्रिप्शन का मतलब है करंट विद जीएस, जहाँ पे लिखा है ना डेली करंट अफेयर, वहाँ पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वहाँ पे लिंक खुल जाएगा। अगर नहीं देखें तो लेक्चर देख लो वहाँ से, अगर वो भी देखेंगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे। देखो
ब्लैक सी से क्रॉस या तो नहीं लगाता है, मैंने ट्रिक बताई थी उसकी अच्छे से, ब्लैक सी जो कराया था। तो ये तो नहीं होता है, तो इसे काट दो जहाँ जहाँ पे दो इसमें नहीं है, ये मतलब इसमें ए कट जाएगा, सी कट जाएगा और डी कट जाएगा। हमारा आंसर बिल्कुल आ गया जी 134, 134। और रेड सी से सीरिया भी बॉर्डर नहीं लगा था, सीरिया तो हमने आज के करंट अफेयर में देखा जी बहुत ऊपर है रेड सी से। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी आंसर हो जाएगा जी इसका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है ये जी, नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, मतलब जो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, उनके क्या एडवांटेज है, क्या लाभ हैं, ये बताना है, क्या फ़ायदे हैं। पहला रिड्यूस्ड इमिशन, इनसे कार्बन इमिशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। लोअर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट, जो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है ना वो कम होगी लंबे समय तक। अनलिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिचार्जेबल बैटरी, जो बैटरी होती हैं इनमें, बैटरी से चलती हैं ये गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल होते हैं, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अनलिमिटेड होगी, मतलब लाइफ पूरी लाइफ तक चलेंगी, एक बार लग गई तो मतलब पूरी लाइफ तक चलेंगी वो। सेव्स मनी, क्या है पैसे की बचत होगी इससे। तो कौन कौन सी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये बताना है आपको। 34124 341। देखो जी थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, आप वैसे ही कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि कोई भी अनलिमिटेड लाइफ के लिए नहीं चल सकती ये रिचार्जेबल बैटरी, कभी तो ख़राब होगी ना। तो जहाँ जहाँ पे 3 है वो काट दो। ओहो, इसमें तो 2 ऑप्शन एक तरह के आ गए जी, 3 4 3 4। तो कोई बात नहीं, ये दोनों ही काट दो आप। और देखो जी 4 तो बिल्कुल सही है, सेव मनी का सेव होगा ही ना, बचत होगी कैसे, क्योंकि मान लो जब पेट्रोल डीजल यूज नहीं होगा, सिर्फ बिजली से चलेंगी, चार्ज करो उसकी कॉस्ट कम आएगी ना, तो मनी तो सेव्स होगी। तो ये तो सही है, जब ये सही है तो 4 ऑप्शन इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, तो बी सही हो जाएगा ये हमारा 124। इमिशन भी कम होगा क्योंकि बिजली से चलेंगी, पेट्रोल डीजल से थोड़ी ना चलेंगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज और आर पार्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क। आज ही हमने पढ़ा है जी करंट अफेयर में, इसकी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्ट हैं इस ग्रुप के, ये बताना आपको। अरब लीग, कैरेबियन कम्युनिटी, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, G4 नेशन, आसियान और ये ब्रिक्स। बताओ जी कौन सा है, ये आपके ऑप्शन है जी 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 6 3 4 5 3 5 6। बताओ जी कौन सा। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रिक्स नहीं पढ़ा हमने, ब्रिक्स इसका नहीं है। जहाँ पे 6 है ना उसे काटो पहले तो। देखो ये कट गया, ये सी कट गया, 6 इसमें भी है, और डी भी कट गया। आंसर हमारा आ गया 1 2 3 4, बी आ गया जी। देखो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आप, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 1 2 3 4 है ना, आसियान है ना, ब्रिक्स है इसका ग्रुप का। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं, वो बतानी है आपको क्या होती है। ऑफ बजट बोरोइंग आर लोन्स टेकन बाई एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है, जो गवर्नमेंट की संस्था होती है, वो ऑफ बजट बोरोइंग जो लोन्स है वो लेती हैं। सेकंड बोल रही है, ऑफ बजट बोरिंग हेल्प्स कीप द कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना कंट्री का, तो उसमें क्या है, हेल्प करता है ऑफ बजट बोरोइंग। थर्ड क्या है, ऑफ बजट फाइनेंसिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द फिजिकल इंडिकेटर्स एंड डज नॉट हैव एनी फिजिकल इम्प्लीकेशन। जो ऑफ बजट फाइनेंसिंग होती है, ये लोन्स लिया जाता है, लोन ऑफ बजट, तो ये क्या है, जो फिजिकल इंडिकेटर होता है उसका पार्ट नहीं होता, मतलब फिजिकल डेफिसिट होता है ना, उसमें नहीं काउंट होता। और दूसरा, डज नॉट हैव एनी फिजिकल इम्प्लीकेशन, और कोई भी इसका फिजिकल इम्प्लीकेशन, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता इसका फिजिकल पे। फोर्थ बोल रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन फंड ऑफ बजट एक्सपेंसेस। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ऑफ बजट से क्या है, अपने जो एक्सपेंसेस या खर्चा है वो सारा इससे, इस फंड से मेंटेन कर सकती हैं, एक तरह से ये लगा लो आप। आपका ऑप्शन है जी 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4। बताओ जी कौन सा करेक्ट है। देखो जी पहला बिल्कुल करेक्ट है, ऑफ बजट। एक तो ऑफ बजट आपको पता है ना फाइनेंसिंग क्या होती है, हर साल बजट क्या है, जारी होता है, पेश करती है गवर्नमेंट। जो बजट में एक्सपेंडिचर मेंशन होता है ना, जैसे बजट पास हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये एक्सपेंडिचर है,
तो ये फाइनेंस है, ये लोन लिया जाएगा, ये इस पे खर्चा किया जाएगा। जो बजट में लिखा होता है उसे कहते हैं बजट फाइनेंसिंग, ठीक है, बजट फाइनेंसिंग। लेकिन जो बजट में नहीं होता उसे ऑफ बजट, मतलब बजट से बाहर है ये, तो उससे वही होता है ऑफ बजट फाइनेंसिंग। तो क्या है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन लोन्स लेते हैं, ऑफ बजट बोरिंग उधार लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, बिल्कुल सही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है जी, क्यों? क्योंकि ये क्या है, फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता और उसमें हेल्प करता है फिस्कल डेफिसिट को लिमिट करने में, ऑफ बजट बोरिंग। और थर्ड स्टेटमेंट ये देखो जी, आधी तो बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट, कि जो फिस्कल इंडिकेटर है मतलब फिस्कल डेफिसिट है उसका पार्ट नहीं होता ऑफ बजट फाइनेंसिंग। लेकिन दूसरी बिल्कुल गलत है कि इसके कोई फिस्कल डज नॉट हैव एनी लिखा ना इसमें, एनी, कोई भी इसके फिस्कल इम्प्लीकेशन नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता फिस्कल, ये बिल्कुल गलत है जी। तो थर्ड गलत है जी हमारा, और फोर्थ भी सही है। तो थर्ड जहाँ जहाँ पे काट दो, ये कट गया, मतलब ये कट गया, ये कट गया, दो ही कटे हैं, लेकिन 1 to 4 करेक्ट आंसर है, 20 सही आंसर हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हमारा द एक्चुअल लाइबिलिटीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने सब इकोनॉमी में पढ़े होंगे, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। आपको बताने यूनियन गवर्नमेंट के एक्चुअल लाइबिलिटी क्या है। लाइबिलिटी का मतलब है जी जो उसे देना होता है गवर्नमेंट को। तो कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं यूनियन गवर्नमेंट की? एक तो बोरोइंग्स बाय पीएसयू, जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं एक तरह से, उनकी जो उधार लिया होता है ये लाइबिलिटीज़ होता है गवर्नमेंट पे। दूसरा, लोन्स टेकन फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक को दोबारा रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए जो लोन लेती है गवर्नमेंट, वो भी क्या है, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में आता है। थर्ड बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, उनके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, मतलब उनके लिए क्या है, मान लो बिल्डिंग बनाई है या कुछ बनाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता ही होगा। तो इसमें जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, खर्चा किया जाता है, वो भी क्या लाइबिलिटीज़ में आता है गवर्नमेंट की में। तो आपके करेक्ट आंसर है 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। देखो जी थर्ड बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ना लाइबिलिटीज़ में नहीं आता। ये तो एक बार क्या है, असेट एक बार किस क्रिएट कर दी, ये किसी को देना थोड़ी नहीं है, कर्ज थोड़ी नहीं है। ये तो क्या है कि मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कर दी ये, और आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया आपने, वो क्या है एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको पैसा कमा कर देगा, या कुछ मान लो बिल्डिंग बना दिया आपने, तो ये क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये कोई कर्जा नहीं लिया, लोन नहीं लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं देना गवर्नमेंट को, वो लाइबिलिटी नहीं है। तो थर्ड क्या है, जहाँ जहाँ पे हैं वो काट दो आप, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ ए बचा है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या लोन्स भी जो होते हैं वो भी, और बोरोइंग उधार लेते हैं पीएसयू, ये सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये देखो जी, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इज ए नैरो स्टेट दैट कनेक्ट्स, स्टेट तो आप जानते हो ना जी, ए नैरो चैनल ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, मतलब कि एक ऐसी पतली वाटर की बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर की बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, उसे ही कहते हैं स्टेट। तो जिब्राल्टर एक स्टेट है, वो किस किस सी को, समुद्र को कनेक्ट करती है ये बताना आपको। एडियाटिक सी, आयरन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन सी, तास्मान सी, साउथ सी। बताओ जी, इसका करेक्ट आंसर है जी सी। ये अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। ये देखिए मैप पे आप, ये इसका मैप, ये जी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये यूरोप यहाँ पे स्पेन कंट्री है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जी, मोरक्को। आपने वर्ल्ड मैप पे देखना, ये मोरक्को है, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और ये क्या है आपका मेडिटेरियन सी, और ये अटलांटिक ओशियन, इनके बीच में देखो ये नैरो चैनल है ना वाटर का, और दो लार्जर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, तो इसी को स्टेट बोलते हैं। इसका नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और किस ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन कौन से कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है, अलग करती है, ये यूरोप को और अफ्रीका को। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जी आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको ये कंसीडर करनी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है, इट्स सेक्रेटरीट इज बेस्ड इन इंडिया, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है इंडिया में है क्या। सार्क मेंटेन्स परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन एट द यूनाइटेड नेशन एज ए ऑब्जर्वर, जो सार्क है वो यूनाइटेड नेशन में एज ए ऑब्जर्वर क्या है, मतलब उसे स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर का। थर्ड क्या बोल रही है, डिसीजन एट ऑल लेवल्स आर टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ यूनानिमिटी, मतलब जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यूनानिमिटी का मतलब सारे मिलके लेते हैं।
एंड बायलेटरल कंटेंशियस इश्यूज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेलिब्रेशन ऑफ एसोसिएशन। मतलब सार्क में कोई बायलेटरल मतलब दो कंट्री मिलके कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेती, और जो भी कंटेंशियस मतलब विवाद होते हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और इसमें सर्वसम्मति, सबकी सहमति से ही क्या है, यूनानिमिटी से ही डिसीजन होते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी जी, 1 2 2 1 3 2 3। देखो जी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया में नहीं है, इसका नेपाल के काठमांडू में है जी। काठमांडू आपको पढ़ा ही होगा, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा जी। तो जहाँ जहाँ पे एक काट दो, ये कट गया, ये कट गया, और 2 3 बिल्कुल सही है जी, डी करेक्ट आंसर है। सर्वसम्मति से होते हैं जी, यूनानिमिटी से इसके डिसीजन होते हैं। बायलैटरल और कंटेंशियस इशू को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और दूसरा तो बिल्कुल सही है, यूएन में ये ऑब्जर्वर का स्टेटस है। तो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप। ये 8 कंट्रीज आती हैं इसमें। ये कब बना था? 1985 में बना था, ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ पे बनाया था इसको 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट नेपाल के काठमांडू में है। और ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल डेवलपमेंट हो, इसको प्रमोट करता है। और जो सार्क क्या है, ये मेंटेन रखता है, यूनाइटेड नेशन में भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। और इसके जो मेंबर कंट्रीज है कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। मतलब इंडिया के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वही हैं इसके। ये याद रखना, मालदीव है, इसमें म्यांमार नहीं है, म्यांमार मालदीव से। और ये नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब बॉर्डर लगाते हैं इंडिया से, श्रीलंका। और एक मालदीव से ही मैरी टाइम बॉर्डर लाइन है इससे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है अपना इरावेडी डॉल्फिन है जी। इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। पहली है जी, इरावेडी डॉल्फिन आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज इन साउथ ईस्ट एशिया। मतलब साउथ ईस्ट एशिया है जो, उसके कोस्टल एरियाज में मिलती है क्या ये? इट लिव्स इन ब्रैकिश वाटर नियर कोस्ट, रिवर, माउथ, एस्चुरीज। जो खारा पानी होता है ना ब्रैकिश वाटर, उसमें मिलती है क्या ये? कोस्ट और रिवर और एस्चुरीज के माउथ पे। इन इंडिया एरावेडी डॉल्फिन आर फाउंड इन चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे? उड़ीसा में जी। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया में एरावेडी डॉल्फिन चिल्का लेक में मिलती है। इट इज़ एंडेंजर्ड स्टेटस एज पर आईयूसीएन रेड लिस्ट। जो आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, इसकी जो रेड लिस्ट होती है उसकी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है जी। आईयूसीएन आप नहीं जानते हो तो एक लेक्चर किया हुआ मैंने, 2 मिनट का लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो ये आईयूसीएन की लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है क्या? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना आपको। 1 2 1 3 2 3 4 या ऑल ऑफ दी अबव, कौन सा करेक्ट है जी ये बताना आपको। देखो जी चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है इसके। और ये होती है जी इरावेडी डॉल्फिन, ये जी डॉल्फिन। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, कल मिलेंगे जी। तब तक के लिए वेट करो।